नमस्कार प्यारे भाइयों। निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं ड्रीम 11 सीरीज़ के माध्यम से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पाठ्यक्रम। ड्रीम 11 सीरीज़ में अलग अलग परीक्षाओं से आए हुए ढेरों सारे प्रश्नों का संग्रह है। इन प्रश्नों को हम ड्रीम 11 सीरीज़ के माध्यम से हर एक सेशन में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के तहत गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, जैसे इसरो, डीआरडीओ, एनसीएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीएमआरसी, जेएमआरसी, एमपीईबी, यूपीईबी, यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीपीजीसीएल, यूवी आर्विनन, टेक्निकल हेल्पर, इन सभी की यूँ कहें कि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से गवर्नमेंट जॉब की जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन सभी की तैयारी निमी टेक्निकल चैनल के द्वारा कराया जाता है। तो दोस्तों, अपने इस आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले हर एक दिन की तरह आज हमारा एक फिर से प्यारा सा मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन के साथ हम अपने सीरीज़ को प्रारंभ करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशन है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो भाइयों, मैं आपको पर डे यानी कि डेली अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ। क्यों देता हूँ, आप इसका मतलब समझते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टडी को प्रारंभ करने से पहले आप अपने अंदर के जो संघर्ष करने की जो साहस है, संघर्ष करने का जो जुनून है, उस जुनून को और आप शक्तिशाली बना दो, उस जुनून को, उस साहस को और शक्तिशाली बना दो। इसके बाद हम अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि सफल तो हर कोई बनना चाहता है, बट दुनिया कभी नहीं रोकती आपको सफलता हासिल करने से। रोकती है तो खुद के अंदर की बुरी आदतें। जिस दिन आप अपने अंदर की बुरी आदतों को नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आगे बढ़ने से रोकती है तो सिर्फ अपने खुद की आदतें, राइट। तो आज का हमारा ये प्यारा सा मोटिवेशन है और अब हम अपने सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इन सभी विद्यार्थियों के लिए ये निमी टेक्निकल क्लासेस का यूट्यूब चैनल एक बेहतर ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपने स्टडी का एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस ड्रीम 11 सीरीज का चैप्टर नंबर 3 को आज कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 नया चैप्टर है और पार्ट नंबर 1। आज का हमारा चैप्टर नेम है व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा। इसमें हम टोटल 89 क्वेश्चन हैं। इस 89 क्वेश्चन को हम लोग हर एक सेशन में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं और 20 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। हमारा सॉल्व करने का हमारे द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक तरीका ही अलग होता है। हम अलग तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पूरा फोकस होगा क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चनों के ऊपर हमारा 100% फोकस होगा और क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए और जवाब दीजिए फटाफट। और अगर वीडियो आपको वास्तव में वाकई में आपको लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें ये कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लगता आपको सब्सक्राइब करने में। मैं आपको इतना मेहनत करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने आता हूँ, इतना हक तो आपका भी बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए, इनमें से कौन सी शर्त सुरक्षा नियमों का पालन करता है? मैं थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूँ आपको इस यूनिट के बारे में। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रीशियन हो या कोई वेल्डर हो या फिर कोई फिटर हो, किसी भी ट्रेड का हो, ये जो चैप्टर है ना, ये कॉमन रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन की भी सुरक्षा के बारे में बताया जाता है और खुद के सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। तो जो भी ऑपरेटर होगा, तो चाहे फीटर का ऑपरेटर हो, चाहे वेल्डर का, चाहे इलेक्ट्रिशियन का ऑपरेटर हो, हर किसी को सेफ्टी आना ही चाहिए। खुद की भी सेफ्टी आना चाहिए और मशीन की भी सेफ्टी आना चाहिए।
इसलिए ये यूनिट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट होता है। इसमें हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना होता है, किस तरह से मशीनों को सुरक्षित रखना होता है, यदि दुर्घटना घट जाए तो हमें क्या करना चाहिए, और दुर्घटना ना घटे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को हम यहाँ पे क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी शर्त सुरक्षा नियमों का पालन करता है। कार्य करते समय पूरा ध्यान अपने शरीर पर होना चाहिए। क्या आप इस ऑप्शन से सेटिस्फाई है? मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? कि कार्य करते समय पूरा ध्यान अपने शरीर पर होना चाहिए। यदि मैं किसी इंडस्ट्रियल फील्ड में, किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ध्यान मैं अपने खुद की बॉडी पे दे रहा हूँ, तो जो काम मुझे मिला है, जो काम दिया गया है, उस काम को मैं कैसे पूरा करूँगा? पूरा ध्यान तो मुझे खुद पे है। यानी कि मशीन कैसे चल रही है, मशीन ओवरलोड हो गई है या मशीन में किस चीज़ की खराबी आ गई है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें तो पूरा ध्यान अपने ऊपर रखना है। क्या ये सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, कार्य के दौरान कर्मचारी को सावधान रहना चाहिए। ऑप्शन सी दे रखा है, कार्य के दौरान कर्मचारी को किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये भी सही बोल रहा है। यदि काम कर रहे हैं हम, कार्य के दौरान कर्मचारी को किसी भी मशीन को छूना नहीं चाहिए। ये इनडायरेक्टली हमें ये कहना चाह रहा है कि मशीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें दुर्घटना घट सकता है, हमारे साथ दुर्घटना घट सकता है। ठीक है, तो कार्य के दौरान मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, मशीन को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। क्या पता उस मशीन की बॉडी में करंट लीकेज हो रही हो, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए हम ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। राइट, तो अब राइट क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं। कार्य के दरमियान कर्मचारी को सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, जब आप किसी लेबोरेटरीज में यानी कि प्रयोगशाला में हो या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र में हो, तो वहाँ पे अपने काम को लेके आप एक्साइटेड रहें, अपने काम को लेके गंभीरता रहें, अवेयर रहें। ठीक है, सावधान रहें। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी से हम सेटिस्फाई हुए हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कर्मचारी को सावधान रहना चाहिए। ठीक है, हर वक्त सावधान रहना चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर बी नियमों का पालन कर रहा है, यही शर्त। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन ए का ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। ठीक है, हर एक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब देगा। बिल्कुल, आप यूं ही ऐसे बैठ के वीडियो को देख लेते हैं, इससे होगा कुछ नहीं दोस्तों। यदि आपसे आ रहा है, आप पहले से ही प्रिपेयर हैं इस चीज़ से, तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आपसे नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तो फिर हो गया, ऐसे ही बैठे ही रह जाएंगे। आज आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, एक दिन ऐसा समय आएगा आपका भी, जब आपको एक एक मिनट की वैल्यू पता चलेगी। राइट, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हर एक प्रश्न को नोटबुक बनाइए और नोट्स उसमें लिखिए। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा उसे नोट्स में लिखिए। ठीक है, इस तरह से तैयारी किया जाता है। यदि आप मेहनत सही डायरेक्शन से नहीं करेंगे ना, तो मेहनत पूरी ज़िंदगी करते रह जाएंगे, कभी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः प्रयोगशालाओं में किया जाता है? समाकलन, पॉइंटर, पूर्ण, इंडिकेटिंग। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नए लेवल का है, मैं इसके बारे में अच्छे से समझाता हूँ। ये हमसे बोल रहा है किसका प्रयोग केवल सामान्यतः प्रयोगशालाओं में ही किया जाता है, उसके अलावा किसी अन्य जगह पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि एक एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है? 1.00049 ओम। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान है। इस अंतर्राष्ट्रीय ओम का परीक्षण कहाँ किया जाता है? लेबोरेटरीज में किया जाता है, हर जगह नहीं किया जाता, केवल ये लेबोरेटरीज में किया जाता है। मैं इसको समझाता हूँ लेबोरेटरीज में ही क्यों किया जाता है। इसमें होता क्या है, पारे का एक स्तंभ होता है, इस तरह से पारे का एक स्तंभ होता है।
और ये जो पारा की मोटाई है ना, इलेक्ट्रोड की मोटाई, इसकी मोटाई होनी चाहिए 2.5 mm। बातों को ध्यान से बिल्कुल सुनना। इस पारे की टोटल लंबाई होनी चाहिए 160.3 सेंटीमीटर। इस पारे के स्तंभ का टोटल वजन होना चाहिए 14,452 ग्राम। और इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है तो एक वैल्यू निकल के आता है, जो वैल्यू होता है 1.00049 ओम। ये हमारा एक अंतरराष्ट्रीय ओम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पारे का ही स्तंभ क्यों लिया ये मैं अगला बाद में बताऊंगा। मैं आपको अभी यही इतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो हम परीक्षण कर रहे हैं ना, ये केवल प्रयोगशाला में ही ये प्रयोग किया जाता है, हम किसी औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये एक एक्यूरेसी है, यानी कि 100% शुद्धता है, इसमें किसी भी पॉइंट में भी अशुद्धियाँ नहीं है। कहने का मतलब यदि आप इसको दोबारा प्रयोग में लेते हैं ना तो भी इतना ही मान आएगा 1.00049, यानी कि ये पूरी तरह से शुद्ध है, एक्यूरेसी है। जब कोई भी चीज़ 100% शुद्ध होता है ना, उसी को हम आदर्श बोलते हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्ध नहीं है, यानी कि एक्यूरेसी 100% है। यदि 99.99% है ना, तो इसको हम एक्यूरेसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें 1% की त्रुटि है। ठीक है, 100% जब हो जाएगा उसी को हम यथार्थ मान बोलेंगे। तो ये हमारा एक यथार्थ मान है, राइट। तो ये क्या है, एक पूर्ण मान है, प्रयोगशाला में किया जाता है सामान्यतः। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण। पूर्ण का मतलब समझ रहे हैं, यथार्थ, यथार्थ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समाकलन, पॉइंटर, इंडिकेटर, ये तो सब ये आपको मिलेंगे, आपको वैद्युतिक मापक यंत्र में ये सभी नाम मिलेंगे, वहाँ पे इसका वर्क कैसे कैसे होता है, ये क्या होता है, ये सब बताया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का। एक्सीडेंट, घटनाओं का आगमन होता है, घटनाओं का आगमन होता है, यानी कि घटनाओं का कारण पूछा गया है कि हमसे घटना, दुर्घटना किस वजह से होता है, किन कारणों से होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। कार्य के दौरान उत्सुक होना, यदि कार्य के दौरान आप उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे, अपने कार्य को लेके गंभीरता रहेंगे, तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। ये हमसे पूछा है कि एक्सीडेंट का आगमन होता है, यानी कि एक्सीडेंट का कारण पूछा है, ये एक्सीडेंट का कारण नहीं है। सभी नियमों का पालन करना, यदि आप नियमों का पालन करते हैं ना, तो आप एक बहुत ही बेटर और एक समझदार इलेक्ट्रीशियन है, क्योंकि समझदार इलेक्ट्रीशियन वही होता है जो नियमों का पालन करता है। नियम तो हर किसी से आता है इलेक्ट्रीशियन बनने के बाद, लेकिन लोग पालन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य के प्रति गंभीरता ही नहीं होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी से प्यार ही नहीं है। ठीक है, तो सभी नियमों का पालन करना, ये एक पहचान होती है एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन का, एक कुशल कारीगर की पहचान होती है, राइट। सभी उपकरणों का सही ज्ञान होना, बिल्कुल, आप एक इलेक्ट्रीशियन है तो आपको सभी उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए कि ये मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ऑन ऑफ करना है। ठीक है, रात्रि के समय कार्य करना, यही हमारा राइट आंसर होगा। हमसे पूछा क्या गया है, एक्सीडेंट का आगमन होता है, यानी कि घटनाओं का कारण क्या है, रात्रि के समय कार्य करना। ये हमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि रात्रि के समय, यानी कि अंधेरे में अब आप कार्य करेंगे, रात्रि के समय अंधेरा होता है, तो अंधेरे के समय यदि आप काम करेंगे कहीं पे भी, तो आपको दुर्घटना हो सकता है। आपको थोड़ी दिखाई दे रहा है कि विद्युतीय लाइन कहाँ से गुजर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है, आपको नहीं दिखाई देगा। रात्रि के समय कुछ थोड़ी ना दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो जाएगा, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं इतना हिंदी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ तो आता ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। विद्युतीय परिपथ में कार्य करने के दौरान करंट का झटका से बचा जा सकता है। करंट का झटका से बचा जा सकता है। करंट के झटके से आप कैसे बचेंगे, बताइए। आर्द्रता, आर्द्रित शरीर से। आर्द्रित का मतलब क्या हो गया, नमी। आर्द्रित का मतलब हो गया नमी युक्त, नमी युक्त शरीर। आप एक
आपको मैं एक बात याद दिला दूं, आप लोगों ने अर्थिंग देखा होगा। अर्थिंग में हम कोयला, नमक, पानी क्यों डालते हैं? अर्थिंग को हम हमेशा गीला क्यों करते हैं? ताकि उसका प्रतिरोध कम हो जाए। जब प्रतिरोध आर का मान कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होने लगता है। यानी कि अर्थिंग में हम क्या चाहते हैं कि लीकेज करंट अर्थिंग के माध्यम से पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाए, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का मान कम रहेगा तभी करंट पूरा का पूरा ग्राउंड हो पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि शरीर आपका गीला है तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, इसमें धारा का प्रवाह अधिक होगा, जिससे आपको झटका भी भयानक तरीके से लगेगा, ठीक है। तो हम झटका से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं ना, तो हम झटका से थोड़ी बच सकते हैं यदि हमारा शरीर नमी युक्त है। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। नमी युक्त कपड़ा, यदि कपड़ा भी नमी युक्त है तो भी हमें झटका लगेगा। भीगी हुई लकड़ी, बिल्कुल लकड़ी एक कुचालक की श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन यदि ये लकड़ी भीगी हुई है, गीली लकड़ी है, तो ये एक चालक का काम करती है, एक कंडक्टर का काम करती है। ये विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगती है क्योंकि इसके अंदर नमी है। ऑप्शन नंबर ए है रबड़ का गत्ता। बिल्कुल, ये रबड़ का गत्ता क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है, और जो विद्युत का कुचालक होता है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। और जब धारा का प्रवाह नहीं होगा ना तो हम झटका से बच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है ना कि करंट कार्य करने के दौरान करंट का झटका से बचा जा सकता है। यदि आप रबर का गत्ता उपयोग करेंगे तो करंट का झटका आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। और बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या, इसका जवाब दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं तो यही मानता हूँ। ये देखिए क्या होता है कि जो पेपर होता है कंपटीशन एग्जाम वाले, तो ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो अक्सर रिपीटेड होते रहते हैं, वो बार बार आते रहते हैं। 2 साल 3 साल हो जाने के बाद वही क्वेश्चन दोबारा उठ के आ जाते हैं। अभी फिलहाल में देखिए एनसीएल टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, टोटल इसरो का पेपर आया था, जो भी इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ गया था इसमें। अब बताइए, तो हमारे लिए बेनिफिट है ना, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए तो सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो यहाँ हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। भारतीय विद्युत नियम का क्या आशय है? भारतीय विद्युत नियम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का क्या आशय है? अच्छी गुणवत्ता, संरक्षा एवं सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, या मूल्य दरों में बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अच्छी गुणवत्ता, बात तो सही है, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, बट ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है ना, ये रूल नहीं कहता कि किसी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। ये कहता है हमारा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानक के नियम होता है कि ये हर एक उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत नहीं आता। मशीन की सुरक्षा ये भी नहीं आता, मशीन की सुरक्षा नहीं आता। समान मूल्य दरों में बढ़ोतरी ये तो और भी नहीं है। संरक्षा एवं सुरक्षा, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल बना हुआ है भारतीय विद्युत के अंतर्गत एक नियम बनाया गया है। उस नियम का क्या आशय है, वो नियम क्यों बनाया गया है? वो नियम संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए बनाया गया है, खुद की सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा। दूसरों की सुरक्षा मतलब मशीन की सुरक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और टाइम ड्यूरेशन भी कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चनों को हम फुल डिटेल के साथ ही देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित द्वारा घटनाओं से बचा जा सकता है। घटनाओं से बचने के उपाय ढूंढिए, फटाफट ढूंढिए। अप्रचलित नियमों का पालन करके नई नई, हमारा ये जो देखिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में देखिए कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारा आगे निकलता है ना, उसी तरह से जो टेक्निकल इक्विपमेंट बनते हैं, टेक्निकल और विद्युतीय उपकरण बनते हैं, वो भी इस विकसित यानी कि डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के तहत
उनका भी विकास होता जाता है। जो विद्युतीय उपकरण बनते हैं उनमें भी चेंजेस होते जाते हैं। जो उनकी विधियां होती हैं ऑन ऑफ करने की, और उनके जो सेफ्टी होते हैं वो भी सब चेंज होते जाते हैं। यदि हम पुराने नियमों का पालन करके हम घटनाओं से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। ये अप्रचलित, ये खुद बोल रहा है कि अब प्रचलित नहीं है, उस नियमों का पालन करके हम घटनाओं से बच सकते हैं। बेवकूफ़ थोड़ी हैं हम। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। सुरक्षात्मक उपकरणों का सही उपयोग करके, बात तो सही है। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत सुझाव द्वारा, बिल्कुल गलत। आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किसी कंपनी में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए कि आपका एक ग्रुप है, 4 व्यक्तियों का ग्रुप है। अलग अलग व्यक्ति बोल रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं तो अलग अलग दिमाग लगाएंगे, अलग अलग सुझाव देंगे आपको, बोलेंगे नहीं घटनाओं से ऐसे बचा जा सकता है। दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं इस तरह से घटनाओं से बचा जा सकता है। तीसरा कुछ और अपना दिमाग लगाएगा, चौथा कुछ और अपना दिमाग लगाएगा। तो क्या इस तरह से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच सकते, ऐसा हम नहीं बच सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कार्य स्थान विशेष मशीन उपकरण से संबंधित नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमें पूरी तरह डिफाइन कर दिया गया है, पूरी तरह हमारा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ कि कार्य स्थान विशेष मशीन उपकरण, इन सभी नियमों का पालन करने से हम बच सकते हैं घटनाओं से। यदि ऑप्शन नंबर डी ना होता तो हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ सोचते, लेकिन अभी सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है इसमें जो कि हमें पूरा सेटिस्फाई, हमें संतुष्ट कर दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्माता तथा उपभोक्ता इन्हें BIS से क्या लाभप्रद है? BIS, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पहले क्या था हमारे इंडिया में? ISI था। इस ISI को चेंज करके BIS बना दिया गया। क्यों? सुनिए, एक क्या था कि पाकिस्तान में एक गुप्तचर संस्था था, उस गुप्तचर संस्था का नाम भी ISI था। फिर अपने इंडिया ने इस मानक को बदल करके BIS रख दिया, ठीक है। इसका मुख्यालय होता है, इसका सेंटर है न्यू दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ये जो BIS होता है ना, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। ये क्या है? एक इंस्टीट्यूट का नाम है, एक संस्था का नाम है BIS, जो कि काम करती है किसी भी उत्पाद का मानक निर्धारण करने का काम करती है ये BIS संस्था, राइट। अब देखिए, ये हमें बोल रहा है कि BIS से क्या लाभ होता है, किसको किसको? निर्माता को और उपभोक्ता को। निर्माता वो होता है जो किसी प्रोडक्ट को, जो किसी उत्पाद को निर्माण करता है, बनाता है, और उपभोक्ता वो है जो खरीदता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, धोखाधड़ी से सुरक्षा, ठगों से बचा जा सकता है, मार्केट में उत्पाद की बेहतर छवि। बिल्कुल, एक निर्माता है, मान लीजिए कि एक निर्माता किसी भी वैद्युतिक उपकरण का निर्माण करता है, किसी अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर करता है, तो वो चाहता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं कि मार्केट में उसकी छवि हो, मार्केट में मेरे उत्पाद की छवि हो, तभी तो लोग खरीदेंगे इसको। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए इस निर्माता को क्या करना पड़ता है? BIS स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, ठीक है। BIS के पास ये अपना प्रोडक्ट बना के भेजती है। BIS के बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं, उस नियम के अनुसार यदि इनका प्रोडक्ट ओके है, इनका प्रोडक्ट पूरा, मान लीजिए कि आप, ये जो निर्माता है, इस निर्माता के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट बिल्कुल 100% शुद्ध है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां, कोई मिस्टेक नहीं है, तो BIS एक मार्क देती है इस निर्माता को, इस निर्माता के उत्पाद में लगाने के लिए। फिर ये निर्माता BIS के मार्क को अपने प्रोडक्ट में लगाती है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है। कहाँ? मार्केट में। तो मार्केट में उसकी बेहतर छवि बन जाती है, ठीक है। तो ये किसका फायदा हुआ? ये तो निर्माता का फायदा हुआ कि मार्केट में बेहतर उत्पाद की बेहतर छवि, निर्माता का फायदा हुआ। और उपभोक्ता का फायदा क्या हुआ कि धोखाधड़ी से सुरक्षा। हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, एक ही नाम के हमें 3-3 सामान मिलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है। तो हमें जहाँ पे BIS का मार्क लगा होना चाहिए ना, लगा हुआ मिलेगा जिस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट होता है ओरिजिनल और असली। तो हमें यहाँ से फायदा मिलता है। उपभोक्ता को फायदा क्या मिलता है? धोखाधड़ी से सुरक्षा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी,
बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है निर्माता के लिए और ए है उपभोक्ता के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चनों को स्पीड से करते हैं क्योंकि ये जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता? विद्युत से चलने वाले विद्युतीय उपकरण की देखभाल करके, सजीव लाइन में कार्य करते समय सावधानी अपनाना, अनुरक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले लाइन को अनावेशित करना। आप यदि किसी काम में किसी लाइन का मेंटेनेंस कर रहे हैं, अनुरक्षण कर रहे हैं, तो अनुरक्षण करने से पहले आप लाइन को अनावेशित यानी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इससे दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं रोका जा सकता है, यानी कि ये है गलत। सजीव लाइन में कार्य करते समय सावधानी अपनाना, बिल्कुल सावधानी अपनाना पड़ेगा, ना तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे कर्मचारी जो सेवा प्रदान कर रहा है कर्मचारी, उसकी जान की हानि भी हो सकती है, ये भी हो जाएगा गलत। विद्युत से चलने वाले विद्युतीय उपकरण की देखभाल करके, ये भी हो जाएगा गलत। ये यानी कि सभी सही हैं, लेकिन हमसे पूछा है कि दुर्घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, तो इनके द्वारा नहीं रोका जा सकता। ठीक है, सुरक्षा नियमों को अनदेखा करके, यदि आप सुरक्षा नियमों को अनदेखा करेंगे तो क्या रोक सकते हैं दुर्घटनाओं को? बिल्कुल नहीं रोक सकते। सुरक्षा नियमों का अनदेखा करके हम दुर्घटनाओं को नहीं रोक सकते। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। इनके तहत हम रोक सकते हैं, इसके तहत नहीं रोक सकते। हमसे पूछा है कि नहीं कि रोका जा सकता। और क्वेश्चन नंबर 9, दुर्घटना होने का संभावित कारण है। एक्सीडेंट किस वजह से होता है? कारण बताइए। वातावरण में अशुद्धियाँ? नो, वातावरण में अशुद्धियाँ होने से दुर्घटना कभी नहीं होता। वातावरण में अशुद्धियाँ होने से बीमारियाँ फैलती हैं, बिल्कुल गलत। औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाउस प्रभाव, बिल्कुल, मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड। ये कंपनी क्या होती है? ये एक कंपनी है जो कि विद्युत का उत्पादन करती है। ये विद्युत का उत्पादन करती है परमाणुओं को तोड़ के। परमाणु की बात करें तो यूरेनियम का जब विखंडन करता है, उसको टुकड़ों में तोड़ता है ना, तो वहाँ से एक एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जब वो एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी में ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है। वो ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? मनुष्य के सांस श्वसन क्रिया के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाती हैं, फिर बीमारियां फैलाती हैं। तो ये बीमारी फैलाती हैं औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस। एक्सीडेंट कभी नहीं करती। उपकरण का सही ज्ञान ना होना, यदि आपको उपकरण का सही ज्ञान ना हो और आप पहुंच गए किसी लेबोरेटरीज में काम करने के लिए, तो वहां पे 100% है कि दुर्घटना होगा ही होगा। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, हाथ पैर टूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आप यही समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार वैद्युतिक मशीनों से कार्य करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है? सजीव लाइन से दूर होकर कार्य करें, बिल्कुल। यदि हम सजीव कार्य से दूर होकर कार्य नहीं करेंगे तो इस लाइन में देखिए विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, हमें झटका लग सकता है। वो मशीन के पास खड़े होकर कार्य ना करें, ये भी सही है। यदि मशीन के पास खड़े होकर कार्य करेंगे हम, तो हमें संभवतः दुर्घटना का शिकार हम हो सकते हैं। ठीक है, मशीनों से छेड़छाड़ ना करें, ओके, बिल्कुल। मशीनों से छेड़छाड़ करेंगे तो यहाँ से भी दुर्घटना होने का चांस बन सकता है। उपयुक्त में से इन सभी बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है, ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन रहा आज का, इनमें से कौन सी सुरक्षा की श्रेणी में नहीं गिना जाता है? सुरक्षा की श्रेणी में वातावरण की सुरक्षा नहीं। एक इलेक्ट्रीशियन वातावरण की सुरक्षा कैसे करेगा? वो वातावरण की सुरक्षा थोड़ी करेगा। उपकरण की सुरक्षा, चलिए मान लेते हैं। अगला, मनुष्य प्राणी की सुरक्षा, लाइन की सुरक्षा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी सुरक्षा की श्रेणी में नहीं गिना जाता? ओके, नहीं गिना जाता। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ये वातावरण की जो सुरक्षा है ना, ये सुरक्षा की श्रेणी में नहीं गिना जाता। उपकरण की सुरक्षा करना है, बिल्कुल ये सुरक्षा श्रेणी में आता है। मनुष्य प्राणी की सुरक्षा जो कि अति आवश्यक है, ये भी सुरक्षा की श्रेणी में आता है। लाइन की सुरक्षा भी श्रेणी में आता है।
ये जो वातावरण की सुरक्षा है ये हमारे सुरक्षा की श्रेणी में नहीं आता है। करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा किस तरह से किया जा सकता है? तापमान युक्त कमरे में रख के। अरे भैया ये तो पहले से ही गर्मी का शिकार है, आप तापमान युक्त कमरे में रख के क्या करेंगे, इसका आपका इरादा क्या है? तापमान युक्त कमरे में रख के नहीं, तापमान युक्त कमरे में रख के व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उबलता हुआ पानी पिलाकर, ओहो ये तो मार डालेंगे लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उबलते हुए पानी पिलाकर इसको और थोड़ी उबालना है। उबलते हुए पानी में अंडा को डाला जाता है ताकि वो उबल सके और उसका सेवन किया जा सके। ठीक है, गर्मी से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा करना है हमें, तो उबलते हुए पानी में डालेंगे थोड़ी उबलते हुए पानी में को पिलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठंडे कपड़े पहनाकर, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठंडे कपड़े पहनाकर, कितना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, यदि कि कोई व्यक्ति है जो गर्मी से पीड़ित है, बेचारे को ठंडे वाले कपड़े पहना दो, मस्त हो जाएगा। ठीक है, पानी में डुबो कर, ओहो चाहे वो किसी भी प्रकार का पीड़ित व्यक्ति हो, केवल गर्मी से पीड़ित व्यक्ति नहीं, किसी भी प्रकार का पीड़ित व्यक्ति हो, अगर उसको पानी में डुबो दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो पीड़ित नहीं होगा। एक अच्छे खासे आदमी को अगर पानी में डुबो दोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। शीत गृह में रखकर, ये टेक्निकल हेल्पर का क्वेश्चन है। ठीक है, शीत गृह में रखकर इस व्यक्ति को, यानी कि गर्मी से पीड़ित व्यक्ति को, हमें बर्फ थोड़ी जमाना है कि हम शीत गृह में रखेंगे, हमें तो सुरक्षा करना है, उसकी उस भाई साहब की सुरक्षा करना है। तो हम ठंडे कपड़े पहनाकर हम शीत गृह में रख के उसके ऊपर बर्फ थोड़ी जमाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको हम हंसते हंसते, जिसको हम खेल खेल में ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये बहुत ही अच्छे लेवल का यूनिट है, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इसको हम लोग बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे। इसमें टोटल 89 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बाकी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं, नो प्रॉब्लम। कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की सबसे उपयुक्त और सरलतम विधि इनमें से कौन सी है? सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरने की विधि। बिल्कुल, मुंह से मुंह में हवा भरने की विधि ये कृत्रिम श्वसन की सबसे उपयुक्त और सबसे सिंपल यानी कि साधारण विधि है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो सैफर विधि होता है, इस सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है। ठीक है, और सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। इसमें लिटाने वाला सिस्टम है, लेकिन मुंह से मुंह में हवा भरने वाली जो सिस्टम है, विधि है, इसमें तुरंत पीठ के बल लिटाओ और इसके मुंह से अपना मुंह लगाकर इसमें हवा दो, और तब तक हवा दो जब तक इसके फेफड़े का श्वसन क्रिया प्रारंभ ना हो जाए, तब तक इसके मुंह डाल के हवा देना है। ठीक है, यदि आपके पास ऑप्शन ये ना रहता है ना, तो आजकल एक और ऑप्शन आने लगा है कि मुंह से नाक में हवा भरने की विधि, फिर वो सही माना जाता है। यदि आपके पास ऑप्शन नंबर सी नहीं रहेगा तो मुंह से नाक में हवा भरने की विधि को सही माना जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी विधियां दे रखी है ना, ये विधियां सरल विधि नहीं है तो उपयुक्त, लेकिन ये सरल विधि नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 14, ठोस पदार्थ। अब देखिए, अब ये अग्निशामक यंत्र का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सुरक्षा के बारे में, अब आ गया है अग्निशामक यंत्र के बारे में कि हम आग को कैसे बुझाना है, इस आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाएगा, आग कितने प्रकार का होता है, सभी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। टेंशन मत लीजिए, हर एक लेवल का हर एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, हम हर एक क्वेश्चन के सामने से गुजरेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को ढंग से देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ओके, चलिए 14वां क्वेश्चन का दीजिए जवाब। ठोस पदार्थ तथा धातु से लगी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला श्रेणी है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल से। एक होता है हमारे पास ठोस, फिर होता है द्रव, इसके बाद होता है गैस, फिर होता है धातु। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। ये जो ठोस पदार्थ होता है ना, ये श्रेणी ए श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये बी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये सी, ये आता है डी। एक हमारे पास होता है एफ क्लास की अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें तेल। अब आप बोलेंगे ये जो द्रव है ये भी तो तेल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो
तेल होता है ना, ये होता है जैसे कि किचन में प्रयोग किया जाने वाला घरेलू उपयोग में खाद्य तेल की बात कर रहा हूँ। जैसे हो गया सरसों तेल। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों देखे होंगे तो ध्यान आएगा कि कभी सब्जियां बनाते समय यदि तेल ज़्यादा कड़क हो जाती है ना, तो उस समय सब्जी में उसमें तेल में आग लग जाती है। तो उस आग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो उस तरह से आग लगेगी तो वहाँ पे हम किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? क्लास एफ प्रकार का। ठोस के लिए ए, द्रव के लिए बी, गैस के लिए सी, धातु के लिए डी और तेल के लिए एफ। हमसे क्या पूछा है? ठोस के लिए। ठोस किस में है? बी में, सॉरी ए में, ठीक है, ये नहीं होगा। और धातु से लगी आग डी में। अब देख लीजिए ऑप्शन ए और डी का ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए और डी। क्लास ए एवं क्लास डी का प्रयोग करेंगे हम इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ज्वलनशील वस्तुओं से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र को किस श्रेणी में रखा जाता है? ज्वलनशील पदार्थ, सॉरी ज्वलनशील वस्तु। अब यहाँ पे आपको समझने की, आप देखिए यहाँ पे आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, लगाइए। यहाँ पे अब इंटेलिजेंट वाली बात आ गई, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा ना वही इसका सही जवाब कर सकता है, वरना तो तुक्का मारने वाले सभी बैठे हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको, आप इसमें कैसे समझ पाएंगे कि ये ठोस की बात कर रहा है कि द्रव के बारे में बात कर रहा है कि गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा, इसकी बात कर रहा है। अब हम बातों को, क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सामान्यतः ज्वलनशील। अब आप कहेंगे ठोस भी ज्वलनशील होता है, द्रव्य भी ज्वलनशील और गैस भी ज्वलनशील। आगे चलते हैं। वस्तुओं से लगी आग, ये जो वस्तु है, ये वस्तु हमें बहुत कुछ डिफाइन कर रहा है। आप द्रव्य को कभी वस्तु नहीं बोलेंगे, ना ही गैस को कभी वस्तु बोलेंगे, तो आप वस्तु किसको बोलेंगे? ठोस पदार्थ को वस्तु बोलेंगे। मैंने बताया था ना, बस थोड़ा सा इसमें अपना कॉन्सेंट्रेट लगाना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, बस इजी है। तो ये पूछ रहा है कि ठोस वस्तुओं से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का, बिल्कुल मैंने अभी बताया था, श्रेणी ए, क्लास ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। सी की बात करें, एक ए हो गया ठोस, बी पूछा होता तो ये द्रव्य से लगी आग को बुझाने के लिए, सी गैस से लगी आग को बुझाने के लिए, और एफ खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल से लगी आग को बुझाने के लिए श्रेणी एफ प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है, राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि अग्निशामक यंत्र से ही संबंधित है। विद्युत से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? बताइए। यहाँ पे विद्युत से लगने वाली आग को बुझाने के लिए दाब युक्त पानी, यानी कि प्रेशर के साथ पानी, ये तो यदि किसी ठोस पदार्थ से आग लगी है वहाँ पे हम दाब युक्त पानी वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस या वैद्युतिक शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ज़्यादातर गैसों से लगी आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र, ये जो शुष्क पाउडर युक्त होता है ना, ये विद्युतीय शॉर्ट सर्किट के द्वारा, इस विद्युत शॉर्ट सर्किट के द्वारा जो आग लगी होती है उस आग को बुझाने के लिए शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झाग युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जब किसी द्रव्य पदार्थ जैसे कि तेल हो गया हमारा, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सभी से जब आग लगेगी तो हम वहाँ पे झाग युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ओके, मैंने चारों ऑप्शन का डिटेल्स दे दिया आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब तरल और ठोस पदार्थ, यानी ठोस और द्रव की बात कर रहा है, जब तरल और ठोस पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल द्रव्य पदार्थ हो गया, तरल पदार्थ, एवं विद्युत ठोस पदार्थ हो गया। विद्युत का मतलब यहाँ होता है कि धातु, विद्युत का मतलब धातु। धातु मैं समझाऊं,
ये जो हमारा कॉपर हो वायर होता है और एल्यूमिनियम की वायर है, ये एक प्रकार का क्या है, धातु, और इस धातु में विद्युत प्रवाहित होती है, इसलिए ये इनडायरेक्टली आपको विद्युत बोला है, धातु ना बोल के विद्युत बोल दिया है। ये आपके इंटेलिजेंट को चेक कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, जब तरल और ठोस पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल एवं विद्युत से आग लगी हो तो किस अग्निशामक यंत्र को वरीयता दी जाती है? हेलोन प्रकार के। किसको? हेलोन प्रकार के। ध्यान से सुनना, इस हेलोन को हम CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ये दो प्रकार से मिलके बना होता है, दो प्रकार के रसायन से मिलके बना होता है। पहला BFC-CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इन दोनों रासायनिक से मिलके कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। इसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का दूसरा नाम है हेलोन प्रकार का। जहां पर भी ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ में आग लगेगी तो हम हमेशा हेलोन प्रकार का ही प्रयोग करेंगे। ओके। CO2, ये किसी गैस से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शुष्क पाउडर, जब विद्युतीय शॉर्ट सर्किट हो वहाँ पे लगी आग को बुझाने के लिए हम शुष्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। श्रेणी ए प्रकार के पदार्थ के कारण लगी आग को शमन करने हेतु अग्निशामक यंत्र उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को उलट पुलट कर रहा है। कभी पूछ रहा है कि श्रेणी ए प्रकार के कारण आग लगी को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, फिर कभी पूछ रहा है कि एक ऐसे अग्निशामक यंत्र का नाम बताइए जिसका प्रयोग किया जाता है ठोस पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए। तो बस क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको चेंज कर करके पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो अग्निशामक यंत्र वाली जो आपका चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, इसका तो आप बिल्कुल बिना देखे ही बता सकते हैं। पानी, श्रेणी ए प्रकार के पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि देखिए, गांवों में, सिटियों में वो जो होता है ना, जिसको फायर ब्रिगेडर बोलते हैं, वो फायर ब्रिगेडर के अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो प्रेशराइज्ड पानी होता है, प्रेशर के साथ भरा होता है, ठीक है। उस प्रेशर के साथ जब पानी बाहर निकलता है तो इस आग को बुझा सकता है बड़ी आसानी से, इसलिए उस पानी को प्रेशर के साथ भरा जाता है। तो हम श्रेणी ए प्रकार के पदार्थ के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, इन सभी का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क चूर्ण तथा फोम वाले फायर ब्रिगेडर उपयुक्त होते हैं। शुष्क चूर्ण तथा फोम वाले फायर ब्रिगेडर उपयुक्त होते हैं। क्लास ए, क्लास डी, क्लास बी, FC। तो इसका देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लास नंबर बी के अंतर्गत ये आएगा। क्लास नंबर जो बी होता है ना, ये केवल अगर वैसे देखा जाए, अकेला देखा जाए, तो क्लास बी एक इस प्रकार इस श्रेणी के अंतर्गत आता है जो द्रव्य पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे शुष्क चूर्ण और फोम वाले फायर ब्रिगेडर का उपयोग करने के लिए हम क्लास बी का उपयोग करेंगे। सॉरी, ये मुझसे ही मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्लास क्या बोला है, शुष्क चूर्ण और फोम टाइप, ठीक है। शुष्क चूर्ण जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे प्रयोग करते हैं शुष्क चूर्ण का, और फोम का प्रयोग कहाँ करते हैं, द्रव्य वाले स्थानों पे, सॉरी, जो द्रव्य के कारण जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ पे हम फोम टाइप के फायर ब्रिगेडर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ये मिस्टेक से हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होके, बेझिझक होके मेरे वीडियो को देखा करिए, ओके। अगर मिस्टेक से, बाय द वे मिस्टेक हो भी जाता है ना, तो मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर दूंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों, आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज हम इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम हर एक सीरीज में केवल 20 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मैंने इसका अभी एक क्वेश्चन आया था हेलोन करके, ठीक है, मैंने इसका दूसरा नाम बताया था CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और मैंने ये भी बताया था कि ये दो रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है BFC-CCl4, राइट। तो इसी के बारे में पूछा है। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हेलोन कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पानी से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पानी से लगी आग को बुझाने के लिए हम श्रेणी ए प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अब कपड़ा से लगी आग, ये भी दोनों बात एक ही है। कपड़ा से लगी आग को बुझाने के लिए पानी वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, जिस अग्निशामक यंत्र में पानी भरा हो, और वो श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। द्रव्य पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए ये श्रेणी सी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल से समझा, इतना गहराई से समझा, इतना डीपली समझा कि यदि देखा जाए तो इन 20 क्वेश्चनों में ना आपका 70-80 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। हम इसी तरह हर एक सीरीज़ में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हम हर एक क्वेश्चन का फुल डिटेल्स नहीं जान लेते ना, तो हम क्वेश्चन को छोड़ते ही नहीं, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते ही नहीं है, जब तक कि उसका फुल डिटेल्स, फुल इंफॉर्मेशन ना स्टोर कर लें। तो मेरे भाइयों, अब मैं आपसे विनती करता हूँ, अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप, यदि वीडियो वाकई में बेटर लगा होगा, समझाने का जो मेरा कंटेंट है वो बेटर होगा, तो आप इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, साथियों, भाइयों के पास शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन के तहत, आप निमी टेक्निकल चैनल से मिलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, राइट। अभी UPPCL TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है, फिलहाल अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो हम नोटिफिकेशन के इंतज़ार में नहीं रहेंगे, हम तो अपने आप को अभ्यास करना है, हमें सीखना है, हम सीखे रहेंगे तभी तो एग्ज़ाम में जाके हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका भी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, और बहुत ही जल्द क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा उसमें, राइट। तो आप सभी बने रहिए, और अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।